बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तज्जियाकारों का पैनल होगा। पीजे मीर साहब हैं, हसन अयूब साहब हैं, अजमल जामी साहब हैं, तीनों ही सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं। और पैनल से आज बात करेंगे तीन अहम मौज़ूआत के ऊपर। शहरियार आफरीदी साहब कहते हैं बात करेंगे तो मिलिट्री क़यादत से करेंगे, पॉलिटिकल क़यादत के पास शायद मैंडेट नहीं है या वो बात नहीं करना चाहते। क्या मामला है, इसके ऊपर भी जायजा लेंगे। और साथ रफीक साहब सेक्रेटरी होंगे, नवाज शरीफ साहब क़यादत करेंगे। मुस्लिम लीग नून अपनी ही पार्टी की जो लीडरशिप है, यानी कि जो इस वक्त हुकूमत में है, उसके खिलाफ किस हद तक मुश्किलात खड़ी करेगी, तंजीम साजी कहाँ तक हो सकेगी, इसका भी जायजा लेंगे। और गंदम किसान रुल गया है। मामलात ये हैं कि सड़कों के ऊपर गंदम लेकर किसान बैठा है, खरीदने वाला कोई नहीं है। हुकूमत अभी तक खरीदारी मुकम्मल तौर पर शुरू नहीं कर सकी और रेट तो नाफिज हो ही नहीं सके। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। हसन अयूब साहब, आप भी कुछ फरमा दीजिएगा। ज़ाहिर है कि आप पिंडी के करीब बैठे हैं, पिंडी का दर्जा हरारत आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से मालूम है। फिर मैं जामी साहब से तबसरा भी ले लूँगा और पीजे मीर साहब से भी राय ज़रूर आ जाएगी। शहरियार आफरीदी साहब का एक इंटरव्यू है, मैं उसको तहलका खेज नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने खुद कवर किया था वो सारा इवेंट जो खान साहब ने लॉन्ग मार्च निकाला था। और खान साहब ने लिबर्टी से लेके तो जहाँ तक मैं 4-5 दिन तक उनके पीछे रहा, खान साहब हर जगह यही बात करते रहे कि शहबाज शरीफ तो बूट पॉलिश करता है, मैं बात उससे करूंगा। साथ साथ बुरे अलकाबाज से पुकार भी रहे थे वो मिलिट्री लीडरशिप को, लेकिन बार बार ये भी कह रहे थे कि मैं शहबाज शरीफ से बात नहीं करूंगा, मैं बात उससे करूंगा कि जिसके पास बात करने का इख्तियार है और ताकत है। यकीनन वो हमेशा यही चाहते थे। अब शहरियार आफरीदी साहब ने ये कहा है, तो ये कोई तहलका खेज है, कोई अनोखी बात आपको लगी, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक पुरानी लाइन थी कि जिसको नई सूरत के अंदर जो है वो रकम करते हुए आपने देखा? नहीं, ये पुरानी जो ख्वाहिश है उसको रिप्रोड्यूस किया गया है, जो मेरे ख्याल के मुताबिक, क्योंकि काफी अरसे से ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से जो पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप है, एस्टेब्लिशमेंट है, वो उनसे, उनकी जो उसकी जो टॉप लीडरशिप है वो उनसे बात करे। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। आप ये देखिए कि कुछ चंद माह पहले जब बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ से पूछा गया था कि किसी ने आपसे राब्ता किया मुज़ाकरात के लिए, तो जवाब उन्होंने कहा था कि अभी तक किसी ने राब्ता नहीं किया गया। लेकिन बहुत से लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, वो ये अफवाहें हर कुछ अरसे के बाद ये फैला देते हैं कि जी राब्ता हुआ और मिलिट्री लीडरशिप ने जो है कोई पेशकश की, लेकिन डट के खड़ा है कप्तान और वो जेल काटेगा, ये करेगा वो करेगा। ये सिर्फ लफाजी है। अब 9 मई के बाद रियासत पाकिस्तान और हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है, वो इस हवाले से बड़े जो है वो क्लियर माइंड के साथ है कि किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात, कोई बात नहीं होगी। और दूसरा, मिलिट्री लीडरशिप का मैंडेट भी नहीं है इनके साथ मुज़ाकरात करना। अगर उन्होंने को मुज़ाकरात करने हैं तो पॉलिटिशियंस के साथ ही मुज़ाकरात करने होंगे, और ये भी इसी सूरत में मुमकिन है जब जो दूसरे फरीक हैं, यानी मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी या दीगर जमातें, वो उनके साथ बैठने को तैयार हों। देखिए, आप रिजिडनेस शो करते रहे हैं माजी के अंदर, और आपने बहुत से अहम मौकों के ऊपर, जब आप खुद प्राइम मिनिस्टर थे, आपने हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ उस वक्त की बैठने को तैयार को पसंद नहीं किया। इवन के मिलिट्री लीडरशिप ने भी आपको इंसिस्ट किया, यानी जो साबिक आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, वो बार बार वो बानी चेयरमैन को कहते रहे, इंतजार करते रहे। लेकिन फिर जो असद कैसर साहब थे उस वक्त स्पीकर नेशनल असेंबली थे, तो उन्हीं के साथ जो है ये मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना पड़ा जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था। इतने सीरियस मैटर्स के ऊपर भी आपने बैठना पसंद नहीं किया, तो आज आपकी ख्वाहिश के ऊपर जनरल जो डीजीआई हैं, जनरल नदीम अंजुम, या चीफ आर्मी स्टाफ जो है वो जनरल आसिम मुनीर, वो आपके साथ क्यों बैठेंगे? वो नहीं बैठेंगे। और ना बैठने का सवाल ये पैदा होता है, फैसला हो चुका हुआ है। ये शहरियार साहब का जाती पॉइंट था इस तरीके से, या पार्टी की अब आपको लगता है कि ऑफिशियल लाइन, पॉलिसी लाइन यही है कि हमने जो है वो आर्मी के साथ और डीजीआई के साथ और चीफ के साथ बैठना है? ये ऑफिशियल लाइन है या ये उनकी ख्वाहिश है कि जो उन्होंने सुनी थी खान साहब से आज बयान कर दी? ये बहुत से लोगों की ख्वाहिशात हैं जी विद इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन ये इस ख्वाहिश का इजहार भी बरमला नहीं करते। ये कुछ लोगों के जरिए, यानी शेर अफजल मरबत से एक बयान दिलवाएंगे और फिर पार्टी उससे इजहार ला ताल्लुकी कर लेगी। फिर अब शहरियार आफरीदी साहब से बयान दिलवा दिया। अब मैं यकीन से कहता हूं कि इससे भी जो जमात है बतौर जमात तहरीक इंसाफ इजहार लाताल्लुकी कर लेगी। असल में जो तहरीक इंसाफ की अपनी सफ़ों के अंदर इतनी कंफ्यूजन है, आप वो देख लेना कि कंफ्यूजन का जो इजहार आपने देखा जो अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर, कि अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन पीएस नॉमिनेट कर दिया बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने, तो उसके ऊपर भी फिर दीगर जो बयानात आ रहे हैं। इसका क्या मकसद है? इसका मकसद यही है कि हर बंदा चौधरी बनने की कोशिश कर रहा है जमात के अंदर,
इन एब्सेंस ऑफ जो है वो इमरान खान। और इमरान खान का जेल में रहना भी इन बहुत से लोगों को सूट करता है, क्योंकि अगर बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ बाहर आ जाएंगे तो ये इस वक्त अपने आप को जो बड़े कद काट का लीडर समझे बैठे हुए हैं, ये तमाम के तमाम बड़े लीडरान बोने दिखाई देंगे। बोने दिखाई तो देंगे। ये मैं बुनियादी जामी वजूहत है। साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूंगा। पीजे मीर साहब जो है वो उनकी तरफ मुझे जाना है। जामी साहब, इमरान खान साहब के लिए मशहूर है कि वो माइंड गेम के जो है वो खुद कहते भी रहेंगे मैं बड़ा मजबूत जहन का हूँ और मैं माइंड गेम को बड़े अच्छे से जानता हूँ। वो माइंड गेम की बाज़ दफ़ा तशरीह भी करते रहे अपनी तकारीर में। तो क्या खान साहब ये तो नहीं चाहते कि एक जानिब वो दबाव दें मिलिट्री लीडरशिप को, एक जानिब वो कहें कि बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो मिलिट्री लीडरशिप जो है उसकी जिम्मेदार होगी, और दूसरी जानिब वो मुज़ाकरात के लिए मुख्तलिफ बहानों से, मुख्तलिफ दोस्तों के जरिए, मुख्तलिफ जो है वो लीडरान के जरिए बयानात भी दिलवाएं? ये कहीं सिंक होती हुई चीजें आपको दिख रही हैं या आपको लग रहा है कि शहरियार आफरीदी साहब ने बस बयान दे दिया है, अब सूरत हाल वो नहीं है पहले वाली? नहीं, ये दिस इज ऑल गुड कॉप बैड कॉप। और ये हसन भी जो बात कर रहे थे, थोड़ा सा डिसएग्री मैं करूंगा। ये नून लीग के यहाँ क्या ये गुड कॉप बैड कॉप नहीं चलता? क्या कहते थे कल परसों तक राना सनाउल्लाह, मियां जावेद लतीफ, जुबैर असद, अपना खुरम दस्तगीर वगैरह, और फिर उनको एक प्लेटफॉर्म पे आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इकट्ठे भी देखा कि हम नवाज शरीफ को कायद चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के यहाँ से भी चौधरी एतजाज हसन हूँ, कमर कायरा हूँ, नदीम अफजल चान हूँ, ये मुख्तलिफ बात करते रहे हैं। गुड कॉप बैड कॉप हर सियासी जमात के अंदर पाई जाती है और उसका मकसद ये होता है टू टेस्ट द वाटर्स। बिल्कुल। और ये शहरियार अफरीदी की बात से या हसन अय्यूब साहब की बात से एक हद तक मैं इत्तेफाक जरूर करूंगा इस इख्तिलाफ के बाद, वो ये है कि ये तो पीटीआई ने अपना माफी जमीर जो है ना वो बयान कर दिया खुल के पहली बार। क्या जनाब इमरान खान साहब जो जब जमान पाक तशरीफ रखते थे तो तब वो क्या ये नहीं कहा करते थे साथ में से मिलकर कि बात करूंगा तो उनसे करूंगा, यानी टॉप मिलिट्री लीडरशिप से, इनसे नहीं करूंगा, ये चोर हैं, ये करप्ट हैं, ये कहा करते थे? और क्या जब इक़्तिदार से बाहर निकले तो भी उन्होंने जो बातचीत की आरिफ अलवी साहब के साथ मिलकर, तो वो किससे की? उस वक्त के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से की। 2 राउंड उन्होंने की, उसकी तस्दीक भी हुई, खबर भी हमने ब्रेक की, तब उन्होंने तरदीद की कि नहीं जी आपको गलत फहमी हुई, लेकिन बाद में खुद ही आरिफ अलवी हूं या इमरान खान हूं या उनके चाहने वाले उसकी तस्दीक करते रहे। तो ये तो हो गए इसके 2 पहलू। लेकिन अब आप इस मुद्दे पे बात कीजिए कि इससे हमें हासिल वसूल क्या हुआ है। नंबर 1 ये कि पीटीआई ने ये बयान दे के, जिसके ऊपर मैं, हसन साहब या पीजे साहब या आप भी तनकीद कर सकते हैं, एक बात का फायदा तो उठा लिया। वो ये है कि उन्होंने बाकी तमाम सियासी जमातों को डिस्क्रेडिट कर दिया कि भाई इनके पास तो ना मैंडेट है, ना इनके पास वो इखलाकी या सियासी या पार्लिमानी कुव्वत है कि ये मुज़ाकरात कर सके। मुज़ाकरात तो हम करेंगे, वहां करेंगे जिनका नाम हम पिछले साल 2 साल में पुकार रहे हैं। जब वो हमारे महबूब होते हैं तब उनके लिए हम कसीदे लिखते हैं, जब वो हमारे महबूब नहीं होते तो फिर हम उनको मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजते हैं और फिर भी कहते हैं कि बात करेंगे तो तुमसे करेंगे। अच्छा, अब इसका तनकीदी पहलू ये है कि जनाब ये कह के आपने ये फायदा तो समेट लिया, लेकिन नुकसान आपको क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि आप पॉलिटिकल अरीना, पॉलिटिकल सिस्टम और जो बाकी सियासी जमातें आपको मिल बैठने की बात कर रही थी, उस लीग से आप आउट हो गए। अब फिर आप जाने और वो जाने, वो तो तैयार नहीं है, जैसे हसन अय्यूब भी कह रहे थे, और वो तैयार हूं भी कैसे? 9 मई के बाद वो किस मुंह से, किस हैसियत से आपको गले लगाएं? या तो हो कि आपने बरमला 9 मई की मुजम्मत की हो और कहा हो कि जनाब इन लोगों को करार वाकई सजा दें और आइंदा ये नहीं होगा। तो ये जो 3 बातें हैं ये मुख्तलिफ तरीके से उन तक पहुंचाई भी गई थी कि अगर आप ये कर लेते हैं तो फिर इस बारे में गौर किया जा सकता है, देखा जा सकता है, सुना जा सकता है। और एक बात और याद रखिए, मौजूदा जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है ये कभी भी बराह रास्त इनसे बातचीत में इन्वॉल्व नहीं होगी, अनलाइक द प्रीवियस रजीम। ये चाहेंगे कि ये जब भी कुछ सिलसिला शुरू हो ये पॉलिटिकल फेसेस के जरिए शुरू हो, क्योंकि इन्होंने पिछली रजीम्स का बराह रास्त मुकालमा, बराह रास्त एंगेजमेंट का नतीजा देख लिया। बिल्कुल ठीक है। जामी साहब, जरा मैं पीजे मीर साहब की तरफ भी आ जाऊं। मीर साहब, जिस तरह जामी साहब ने भी कहा, हसन अय्यूब साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात बहरहाल मिलिट्री लीडरशिप से ही जाती है, तो आपको क्या सूरत हाल दिखती है कि मिलिट्री लीडरशिप क्या इमरान खान साहब के साथियों की इस पेशकश के ऊपर कोई गौर करेगी? एक जानिब जहां उन पर इतनी सख्त तनकीद हो रही हो कि उनको बुशरा बीबी के कत्ल का जिम्मेदार तक ठहराने की बात की जा रही हो, खुद जहर देने की बात की जा रही हो, और इस तरह के तमाम मामला 9 मई से लेकर आज तक किसी खामोशी की तरफ न जा रहे हो। ये सब जितने भी बयानात आप देख रहे हैं ये प्रीएम्प्ट हो रहे हैं। ये खुद भी कह रहे थे कि मुझे असैसिनेट करेंगे या मार देंगे, जहर दे देंगे। ये प्रीएम्प्ट सारी बातें हैं, कोई नहीं किसी को कुछ करेगा। एक दूसरी जो चीज़ है
कि जो हमें ऑब्ज़र्व करनी चाहिए कि इस वक्त जो हालात हैं, ये कहते हैं कि हमने सिर्फ आर्मी से बात करनी है, तो कल किस मुंह से ये कहेंगे कि हम जमहूरियत की बात करना चाहते हैं? जब आप खुद एक दरवाजे के साथ उस दरवाजे से आना चाहते हैं या नेगोशिएट करना चाहते हैं, तो फिर आप एक पॉलिटिकल फील्ड के अंदर आप ये नहीं कहेंगे कि जी ये जमहूरियत की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी आपने अपने आप को आपके लोग नेगेट कर दिया। अब बात आती है कि जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, या तो इनका ईगो बहुत तकड़ा है या इमरान खान का ईगो बहुत तकड़ा है। मैच इन दोनों का है। बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल पार्टीज दे डोंट काउंट। एज फार एज पीटीआई इज कंसर्न्ड, उनका जो एक वो समझते हैं कि जहां उनकी बीन फंसी हुई है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ है, और उसकी भी कई वजूहत हैं। मैं भी एक बड़े सीनियर ऑफिसर से मिला हूँ, इक्वली एज हाई एज जनरल जो हमारे चीफ हैं, एंड क्लियरली उन्होंने कहा है कि देखें वो बड़े सख्त आदमी हैं, और उनको मैंने तो यही सजेस्ट किया था कि ये दोनों बैठ के बात कर लें। बाकी जो नेगोशिएशंस है, पॉलिटिकल नेगोशिएशंस, ये सियासी जमातें ही करेंगी, फौज का ताल्लुक कोई नहीं इसके साथ। लेकिन इस वक्त एक ईगोज फंसे हुए हैं, और ईगोज बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, हसन भी बात और अजमल भी सही बात कर रहे हैं। एक बयान इधर से आता है, दूसरा एक कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है, तीसरा आपको पंप कर देता है, चौथा आपको प्रोवोक कर देता है। तो ये जो गेम्समैनशिप चल रही है, ठीक है, मानते हैं कि ऑपोजिशन का काम यही है, लेकिन इस वक्त आपके हालात आपको इजाजत नहीं देते हैं कि अननेसेसरी आप जो उर्दू का लफ्ज है पंगे लें। आपके पास टाइम नहीं है, आपकी इकॉनमी नीचे जा रही है और बड़ी बड़ी रैपिडली जा रही है। तो ये इसको एक ही तरीके से इस लैंडस्लाइड को और इकोनॉमी स्लाइड को आप कंट्रोल कर सकते हैं कि इमीडिएटली जब तक आप एक दूसरे से बैठ के बात नहीं करेंगे। इमरान ने तो अपना जोर दे दिया है, वो देता जा रहा है डेली, वो असेंबली में भी दे रहा है, रोड्स पे भी आने की कह रहा है। अब आप मुझे बताएं क्या करेंगे? सारे अरेस्ट हो जाएंगे, सारे अरेस्ट होंगे, दुनिया बोलेगी राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गई, दुनिया बोलेगी डेमोक्रेसी कहाँ गई, फिर आपके ऊपर और इनडायरेक्ट आपके पास ये सैंक्शंस लगा देंगे अननेसेसरी। सो द क्वेश्चन इज, आपका ईरान का सिचुएशन इस वक्त देख लें, अफगानिस्तान की सिचुएशन, पैलेस्टाइन इजराइल की, आपको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो इस सारे मुकदमे के अंदर एक ही तरीका है फॉरवर्ड के आराम से आप फौज को प्रोवोक ना करें, अपने पॉलिटिकल एडवर्सरीज को प्रोवोक ना करें। ये बैठ के बात हो सकती है, लेकिन कराएगा तो कराएगा कौन, इनिशिएटिव कौन लेगा? ये जो नीचे आप नून में ले लें, पीपल्स पार्टी में ले लें, पीटीआई में ले लें, नीचे हॉक्स हैं, ये लड़ते रहेंगे और ये इन्होंने बाज नहीं आना। बिल्कुल बाज आना है अगर किसी ने, तो इन तीनों ने बैठ के, जरदारी, इमरान खान एंड ऑफ कोर्स नवाज शरीफ, दैट्स इट। ही इज द डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर, आपको पसंद हो या ना हो, बट ही इज द डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर। बिल्कुल ठीक है। सो द क्वेश्चन है राइजेस, इसको इनिशिएटिव कौन लेगा? बिल्कुल ठीक है पीजे मीर साहब, मैं ब्रेक की तरफ एक जाता हूं। हसन अयूब साहब, जामी साहब, मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आएंगे। तो साद रफीक साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि वो सेक्रेटरी बनेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक मरतबा फिर नून लीग के कायद होंगे। पार्टी अलग होगी और हुकूमत अलग होगी। जब दोनों चीजें अलग होंगी तो किस हद तक मुतहर्रिक हो सकेगी नून लीग, और मुतहर्रिक नून लीग अपनी ही हुकूमत के लिए किस हद तक मुश्किलात पैदा कर सकेगी? ब्रेक के बाद जायजा लेते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ये चाहती है कि नून लीग को एक्टिव किया जाए। तंजीम के सेक्रेटरी जो है वो साद रफीक साहब हों, मियाँ साहब कायदों, राना सनाउल्लाह साहब ने इसकी जो है वो वजाहत भी की है और दरख्वास्त भी उनसे कर दी है। फिर कितनी मुश्किलात पैदा हो सकेंगी शहबाज शरीफ साहब की उस सारी हुकूमत के लिए कि जब उनकी ही अपनी पार्टी एक एक्टिव रोल के साथ मुख्तलिफ क़यादत की सूरत में सामने होगी। वही राउंड एक ले लेते हैं। पीजे मीर साहब, सर सीनियर आप हैं, लेकिन मैं गुफ्तगू शुरू कर चुका हूं हसन अयूब साहब से। सर मैं आपकी तरफ आखिर में आऊँगा ताकि कंक्लूड आप कर सकें। हसन अयूब साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है कि मियाँ साहब एक्टिव होंगे? साद रफीक साहब जो खुद बड़े एक्टिव हैं, बड़े वोकल हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बड़ा अच्छा उनका अंदाज़ बयां है, बड़ा उनके पास कंटेंट होता है, तंजीम को मुतारिक करना जानते हैं, MSF के से भी मुतालिक रहे हैं। साद रफीक साहब सेक्रेटरी हों, मियाँ साहब की क़यादत हो, पार्टी कितनी एक्टिव हो सकेगी और अपनी ही हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात पैदा करेगी? नहीं, ये अपनी हुकूमत के लिए, अपनी हुकूमतों के लिए किसी किस्म की कोई मुश्किलात नहीं पैदा करेगी, क्योंकि मरकज और पंजाब के अंदर जो हुकूमतें हैं बहरहाल मुस्लिम लीग नवाज की हैं, और जो पार्टी के अगर प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं या सेक्रेटरी बनने जा रहे हैं साद रफीक साहब,
तो आप ये देख लें कि यानी नवाज शरीफ साहब और साद रफीक साहब, तो वो दोनों बहुत तजर्बाकार हैं। साद रफीक साहब ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी की है, फिर यूथ विंग के भी वो प्रेसिडेंट रहे हैं, और उसके साथ साथ वो तंजीम के साथ जो है वो पूरी उम्र ता हयात जो है वो जब अभी तक जो है वो उसके साथ वो जुड़े हुए हैं। तो लिहाजा उनका एक्सपीरियंस, नवाज शरीफ साहब का एक्सपीरियंस, दोनों के एक्सपीरियंस के साथ पार्टी को फाल बनाने की जो कोशिश भी है और ख्वाहिश भी है। अब बुनियादी जो फोकस है नवाज शरीफ साहब का वो पार्टी के ऊपर भी होगा, और उसके साथ साथ पंजाब के ऊपर भी उन्होंने फोकस रखा हुआ है। पंजाब के ऊपर फोकस इसलिए रखा हुआ है कि उन्होंने अपने लिए एक टारगेट सेट कर लिया है। नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि वो अपनी जिंदगी में मरियम नवाज साहिबा को मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बना दें। यही टारगेट है, और इस टारगेट के हसूल के लिए उन्होंने पंजाब के अंदर परफॉर्म करना है। मेन फोकस उनका पंजाब ही होगा, चाहे वो पार्टी बतौर पार्टी प्रेसिडेंट या बतौर जो है वो एक सीनियर या एक सुप्रीम लीडर ऑफ मुस्लिम लीग नवाज के वो जिस तरीके से उनकी जो है वो गाइडेंस दे रहे हैं मरियम नवाज साहिबा को। क्योंकि ये बयान यकीनी तौर पर सुनने को आए हैं कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनका पंजाब हुकूमत के अंदर कोई रोल नहीं है, लेकिन रोल उनका है। नवाज शरीफ साहब का पंजाब हुकूमत में भी रोल है, और जहां पर उनको उन्होंने जरूरी समझा तो वो वफाकी हुकूमत में भी अपना रोल प्ले करेंगे। और इसके साथ साथ वो किसी भी वक्त शहबाज शरीफ साहब को और वो किसी भी वक्त मरियम नवाज साहिबा को अकाउंटेबल कर सकते हैं। वो किसी भी वक्त उनसे उनकी परफॉर्मेंस पूछ सकते हैं, और वो किसी भी फैसले को, मरियम नवाज का फैसला हो चाहे वो जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का फैसला हो बतौर वज़ीर-ए-आज़म, उन फैसलों को वीटो कर सकते हैं। उसकी एक बहुत जो है माजी करीब की मिसाल। लेकिन असद नईब साहब एक पैरेलल हुकूमत नहीं बन जाएगी? एक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को जब इस तरीके से जो है वो गाइड किया जाएगा, सीएम पंजाब को गाइड किया जाएगा, तो ये एक पैरेलल हुकूमत नहीं बन जाएगी? और फिर खास तनाजुर जो इसका वो है कि क़यादत में से बहुत सारे लोग इलेक्शन हार भी गए। राना सनाउल्लाह की बात करें, खुर्रम दस्तगीर की बात करें, कोटला साहब के बयान आपने सुने, आबिद रज़ा कोटला साहब के, फिर जो है वो शेखुपुरा वाले साहब भी अपने बयान देते फिर रहे। तो ये पूरा एक पैरेलल एक सिस्टम नहीं बन जाएगा कि पार्टी के अंदर हुकूमत को बताने के लिए लोग बहुत ज्यादा होंगे? नहीं, मेरे ख्याल के मुताबिक अब बयानात की में आपको कमी दिखाई देगी। और राना सनाउल्लाह साहब ने भी शुरू में जो है ना वो किसी को थोड़े बहुत अपने बयानात दिए थे, तो फिर उसके बाद मेरे ख्याल के मुताबिक उनको कम्युनिकेट कर दिया गया है। और जो मियां जावेद लतीफ साहब की आप बात कर रहे थे, तो मियां जावेद लतीफ साहब की भी मेरे ख्याल से मामलात को आप कुछ समझ गए हैं। अब वो जिस तरीके से उन्होंने 90 करोड़ रुपए वाली बात की थी, तो मैं दोबारा वेट करूंगा, क्योंकि जो को मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है और यही बताया गया है कि शायद अब वो भी जो है वो जिम्मेदाराना गुफ्तगू करेंगे। तो अगर तो वो दोबारा 90 करोड़ का जिक्र दोबारा जुबान पर लेकर आते हैं, और जिस एक जो है वो सरकारी अफसर को वो एक्यूज कर रहे थे दोबारा एक्यूज करते हैं, तो फिर तो मैं समझूंगा कि जी मेरी इत्तलात गलत है। और अगर वो नहीं करते और वो बिल्कुल बिहेव करते हैं और पार्टी डिसिप्लिन के अंदर रहते हुए काम करते हैं, तो मेरे ख्याल के मुताबिक फिर वो मेरी खबर या मेरी इत्तलात दुरुस्त होंगी। तो बुनियादी तौर के ऊपर जो पैरेलल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं वो पैरेलल गवर्नमेंट नहीं है। कोई भी जब पार्टी इंतखाबात में जाती है तो वो पार्टी मंशूर लेके जाती है आवाम के सामने। उस पार्टी मंशूर के ऊपर अमल दरामद करवाना ही बेसिकली मकसद होता है, क्योंकि आवाम से यही वादा करके वोट लिया हुआ होता है। तो अवाम के मैंडेट के एहतराम को यकीनी बनाने के लिए अगर नवाज शरीफ साहब गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, तो मेरे ख्याल से ये बिला जवाब नहीं होगा, इसका जवाब है। काश ये इतने खूबसूरत मंजर हो जो हसन भाई बयान कर रहे हैं। हाँ जामी साहब, जामी साहब आपसे सवाल की जरूरत ही नहीं, आप खुद ही मुद्दा समझ गए होंगे कि मैं कहने क्या वाला हूँ आपसे। मैं कह रहा हूँ काश ये इतना ही चैन हो जितना हसन अयूब बयान कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता हुजूर। अच्छा, नून लीग का बयानिया ज़ेरे तामीर है, उसमें तंजीम साजी आपको करना होगी, बेहतर कर लें। ख्वाजा साद रफीक वाली बात पे मैं दाद दूंगा कि जी बड़े अरसे बाद पहले हसन इकबाल साहब होते थे, ख्वाजा साद रफीक ने एक स्टूडेंट लीडर से अपना नक्श जमाया हुआ है। एंड पीपल लाइक ख्वाजा साद रफीक किसी भी पार्टी के लिए एक एसेट होते हैं, जो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल है, जो उनकी पॉलिटिकल लेगेसी है, उसको ऑनर करना चाहिए, बजाय इसके कि आप अपने अजीजो अकारिब को, रिश्तेदारों को मरूसियत को तरवीज दें, जिससे पाकिस्तानी अवाम अब चिढ़ चुकी है। ये अवाम को समझ आ चुकी है कि मरूसियत क्या है। आप डेवलपमेंट के नाम पे जो बयानिया देते हैं, डेवलपमेंट का बयानिया को बयानिया होता है। इस दौर में जब हम जी रहे हैं, क्या अवाम को समझ नहीं डेवलपमेंट मेरा बुनियादी हक है? क्या मुझे बत्ती, पानी, बिजली, खाना पीना, ये चीजें और जो मेरे बुनियादी हकूक है वो देना हुकूमत का बुनियादी काम नहीं है? अगर है तो फिर ये काहे का एहसान है डेवलपमेंट का बयानिया? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तरक्की का जो बयानिया है, ये काहे को एहसान बना के पेश किया? असल में जामी साहब असल में एहसान वो बयानिया आपने देने
जामी साहब, वो एहसान इसलिए बन जाता है कि जब दीगर लोग जो मुकाबले में होते हैं वो कुछ नहीं करते हैं तो फिर ये थोड़ा बहुत भी बयानिए की सूरत में सामने आता है। नहीं, क्या कुछ करें या ना करें, कुछ करें या ना करें, बात है यहाँ पे उस शऊर की जो आवाम को अब बिलाखिर 20, 30, 25, 40, 50 साल बाद, हर दौर में आप देखें 10-15 साल बाद आवाम का मिजाज बदलता है, उनकी समझ बूझ बेहतर होती है। और जिस डिजिटल दौर में हम जी रहे हैं, इसमें आप अपनी मर्जी की मालूमात, अपनी मर्जी का बयान, अपनी मर्जी का रहनुमा, उसके अक़वाल सुन सकते हैं। गॉन आर दी डेज जब 80-90 में आप अखबारों पे इश्तिहार दे के और खासकर सिर्फ में नारे लिख के और तरक्याती और मोटरवे की बुनियाद पे आप बात कर सकते थे। मेरा इस सारी चर्चा का मुद्दा यह है कि अगर तंजीम साजी हो गई, नवाज शरीफ साहब सदर हो गए, फोकस उनका पंजाब है, बयानिया क्या होगा? बिकॉज ये नवाज शरीफ वो हैं जो हमेशा एक खास बयानिया की वजह से जाने जाते हैं। चाहे वो उस दौर में जब तरक्की का बयानिया कारगर था, तब भी वो तरक्की, मोटरवे, न्यूक्लियर जो धमाके थे उसकी बुनियाद पे जाने गए। जब वोट को इज्जत दो का उन्होंने नारा दिया तो वो उनका नया बयानिया बना। वो हक मांग रहे थे और अवाम को पता चला कि हमारा हक है कि हमारे वोट को इज्जत दी जाए। अब तीसरा बयानिया कौन सा वो देंगे? क्योंकि तरक्की वाले बयानिया को तो मैंने दलील के तौर पर कहा कि ये नहीं चलेगा। दूसरा बयानिया जो वोट को इज्जत दो था, आप उससे हट चुके हैं। तो अब नया बयानिया आपका कौन सा आएगा जो जेरे तामीर है कहीं पे? वो पता नहीं कौन सा बयानिया। क्या वो शहबाज शरीफ के खिलाफ होगा? क्या वो मोहसिन नकवी के खिलाफ होगा और औरंगजेब साहब के खिलाफ होगा? वो इमरान खान के खिलाफ होगा? क्योंकि पंजाब सरकार के ऊपर तो आप कहेंगे नहीं ये सब अच्छा है, बयानिया सिर्फ वफाक और बाकी सूबों की हद तक होगा। तो वो क्या होगा? मैं निशानदेही करना चाह रहा हूं कि नून लीग ने ये अच्छा किया कि 3-4 बंदे जो डिफरेंट ओपिनियन रखते थे या ज्यादा वाइब्रेंट या वोकल होकर बात कर रहे थे, उनको इकट्ठा कर लिया। अच्छा है। उसके भी कई मुहर्रिकात हैं। वो हसन अयूब ने खबर आपको दे दी, आप उसे बारीकी से समझे, वो खबर क्या दे रहे थे। बड़ी गहरी खबर उन्होंने दी है कि अब मियां जावेद लतीफ साहब ऐसी बातें नहीं करेंगे। बहरहाल वो बंदे आपने बिठा लिए, बहुत अच्छा कर लिया। लेकिन सवाल ये है कि आपका बयानिया किसके खिलाफ होगा और क्या होगा? बस। बिल्कुल ठीक है। मैं जरा पीजे मीर साहब बड़ा करीब रहे नवाज शरीफ के, और मेरा ख्याल है हम तीनों में जो है वो सबसे ज्यादा पीजे मीर साहब मियां साहब को करीब से जानते भी हैं, उनके साथ ताल्लुक भी रहा है। पीजे मीर साहब, नवाज शरीफ करेंगे क्या जब पार्टी को एक्टिवेट करेंगे? साद रफीक जैसा मुतहर्रिक आदमी उनके साथ होगा, बयानिया उनका क्या होगा? अपनी हुकूमत के लिए क्या मुश्किलात पैदा करेंगे? मैं जामी साहब की बात से मुत्तफिक हूँ, हसन अयूब साहब से इख्तलाफ करूंगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि अपनी हुकूमत के खिलाफ ये तलवार ना चले, अल्टीमेटली चलेगी और मरियम नवाज साहबा जरूर बचेंगी। आप क्या कहेंगे सर? देखिए, इस वक्त पीएमएल-एन के अंदर जो फ्रैक्चर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। आपने देख लिया चौधरी निसार, जफर अली शाह, शायद खाकान अब्बासी और दीगर और भी हैं जिनके इस वक्त हैं पार्टी में, लेकिन वो छोड़ने के वक्त पे थे। इनफैक्ट जावेद हाशमी के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग रूमर था कि हमारे ख्वाजा साद रफीक ये भी जा रहे हैं, लेकिन लास्ट मिनट पे अपेरेंटली रुक। अब ये क्यों है? ये इसलिए है कि वही बात आ गई ना जो अजमल बात कर रहे हैं कि मारूसी सियासत, इसके अंदर जो सीनियर लीडरशिप है, मैं कईयों का नाम नहीं लूंगा, मैं आई एम इन टच विद मोस्ट ऑफ देम एंड दे आर नॉट हैप्पी। वो कहते हैं कि भाई हम भी पार्टी के पॉलिटिकल रहनुमा है, हम क्यों नहीं आगे आते? ये फैमिली क्यों आगे आती है? ये बड़ा सीरियस एक कंसर्न है। इस कंसर्न को आई एम श्योर नवाज शरीफ इसको आप कह लो कि इसको गौर करेंगे, क्योंकि ये सब बहुत ज़रूरी है। अगर आपके स्टॉलवर्ड्स गौस अली शाह जैसे और पुराने आपके स्टॉलवर्ड्स चले जाएं तो ये वही हाल होगा। जब भुट्टो साहब गए थे तो बेनज़ीर ने पुराने स्टॉलवर्ड्स को ख़त्म करके और एक नई पार्टी बनाने की कोशिश की, लेकिन फ्रॉम अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी वो एक रीजनलाइज्ड एंड मार्जिनलाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी हो गई। आज पीएमएल-एन ये कराची के अंदर या सिंध के अंदर इन्होंने कोई इम्पैक्ट इतना नहीं दिया। पीएमएल ने दिया था, क्यू जिसको हम कहते थे, उसने एक इम्पैक्ट दिया था। और ये वही सिचुएशन आ रही है इस वक्त जो कि हम देख रहे हैं कि एक गुड कॉप बैड कॉप और एक बफर जोन बन रहा है। बफर जोन बनेगा नवाज शरीफ का, क्योंकि इन्होंने, आप जो मर्जी कोशिश कर लें, ये ट्राई भी करेंगे, आपके पास ऐसे टूल्स नहीं है कि आप इस मुल्क को वापस ऑन ट्रैक लेके आए। ये बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस टाइम के अंदर लोगों के पास जगह नहीं है, लोगों के पास वो सब्र नहीं है। ये शोर मचाएंगे, पेट्रोल कहाँ है, बिजली कहाँ है, तेल कहाँ है, आटा कहाँ है, बेसिक कमोडिटीज कहाँ जा रही हैं, ये शोर करेंगे। तनख्वाहें आपने नहीं बढ़ाई और रेट ऑफ इन्फ्लेशन आप देख लें। मीर साहब, जामी साहब एक जुमला खता कलामी की बहुत माजरत उनकी तरफ से मैं कर लेता हूं। जामी साहब आप ऐड कर दें जल्दी से। मैंने मीर साहब गुफ्तगू जारी रखे, बस मुझे एक चुटकुला आया
कि मीर साहब ने वो निशानदेही की ना कि जो बफर जोन बनेगा, मीर साहब बफर जोन की बजाय अब डफर जोन भी बन रहे हैं और वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में बन रहे हैं और उनके शाखसाने हम 7 से 11 बजे तक के टॉक शोज में देखते हैं। बफर जोन की कंसर्न तो होती थी पॉलिटिकली हमें और आप जैसे साथी को, अब डफर जोन ज्यादा बन रहे हैं। जी मीर साहब डफर जोन बहुत हो गए क्या? बिल्कुल नहीं, he is absolutely right. I totally agree with him. बिल्कुल डफर जोन है ये, absolutely. लेकिन the question is कि यार ये कब तक ये डफर जोन होंगे, कब तक ऐसे जोन बनाएंगे? क्योंकि at the end of the day हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं हम वहां उसकी रिकवरी कोई नहीं है सर। रास्ते की आपने बात की है इसलिए क्योंकि मीर साहब आपने रस्तों की बात की, मैं यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाया था, लेकिन रस्तों से मुझे याद आया कि सड़कों पर जो है वो गंदम इस वक्त बिक रही है। ताजिर गंदम बेचना चाहते हैं। एक वक्त था कि हम गंदम खरीदना चाहते थे, गंदम महंगे दामों मिल रही थी, कभी यूक्रेन से आ रही थी, कभी क्या बात हो रही थी, कभी किस तरह की चीजें हो रही थी, और अब बम्पर क्रॉप हुई है सिंध से लेके पंजाब, पंजाब से लेके जहां जहां गंदम हुई है वहां सड़कों पे बिक रही है। गवर्नमेंट कहती है कि 4000 से 100 रुपए कम हम आपसे खरीदेंगे कब कुछ नहीं पता। बड़ी लंबी दास्तान है इसकी, जरा उसके ऊपर बात कर लेते हैं क्योंकि पॉलिटिकल मामला तो चलते रहते हैं। मीर साहब एक ब्रेक के बाद में जब आऊंगा अजमल जामी साहब से मैं इसलिए बात करना चाहूंगा कि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, 12-14 करोड़ आवाम है सर। फिर आपसे तबसरा लेके हसन अयूब साहब की तरफ भी आऊंगा, लेकिन ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जामी साहब मैं तमीद नहीं बांध रहा, गंदम होते ही गंदम और हर तरफ हो चुकी है, खाने को नहीं थी, अब खरीदने को नहीं है। मसला क्या है? किसान रुल गया है, बम्पर क्रॉप के बावजूद किसान रुल गया है। और उसकी मैं कुछ इशारिया आपके सामने रखता हूँ सर। 3900 रुपया फी मन आपने गंदम की इमदादी कीमत रखी, क्या 3900 रुपए फी मन में गंदम खरीदी जा रही है? जवाब है नहीं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हुकूमत इस बार पिछले साल की निस्बत आधी गंदम खरीद रही है। यानी अगर पिछले बरस आपने 4.2 मिलियन मीट्रिक टन गंदम खरीदी थी तो इस बार आपका हदफ खरीदारी का 2.2 मिलियन मीट्रिक टन है, हाफ हो चुका है। उसकी वजह से आड़ती को, माफिया को ये इल्म हो चुका कि सरकार तो गंदम खरीदेगी नहीं और हुई है बम्पर क्रॉप, तो वो आपका इस्तेसाल करेगा। बोली लगना शुरू हो रही है 2700, 2800, 2900 और बहुत अच्छी खुशकिस्मती हो किसान की तो 3100, 3200 रुपए फी मन पे गंदम उसकी बेची जा रही है। लेकिन इसमें एक और अहम मुद्दा, निगरान सरकार 2600 रेट है आपका, क्यों कर जानी साहब 2600 रेट है। जी वो मुख्तलिफ शहरों में हसन भाई मुख्तलिफ बोली है, जिसका जितना दाव लगता है उसका लगा लेता है। जी निगरान सरकार ने क्यों कर 2.2 मिलियन मीट्रिक टन गंदम बरामद की? क्यों गंदम वो बरामद करके लेके आए जो कराची पड़ी हुई है और आपके पास जखीरा करने की जगह नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि आपने गंदम बाहर से मंगवाई, इसलिए आप मजबूर हुए कि पिछले साल की निस्बत इस बरस आधा हदफ रखें, इसलिए मेरा किसान रुल रहा है। अगली खौफनाक तस्वीर आप सुने मुझसे, सबसे छोटे किसान की आपने तारीफ रखी है 6 एकड़। 1 एकड़ से 40 मन गंदम एवरेज के तौर पर अगर पैदा हो तो वो 7,68,000 रुपए में गंदम बेचेगा। 3200 रुपया फी मन अगर हम कीमत तय कर लें बिलफर्ज 7,68,000 रुपए उसको मिलेगा 6 एकड़ पे खड़ी गंदम बेचने के बाद, अगर खुशकिस्मत हो और 3200 रुपए फी मन उसे मिले। आपको अंदाजा है कि उसके अखराजात कितने आए? 6,96,000 रुपए। सिर्फ 68 से 72,000 रुपया या 50,000 रुपए उसकी थैली में आएगा। वो उससे बच्चों की तालीम, इलाज, शादी, गमी, खुशी ये भुगताएगा या वो अगली फसल काश्त करेगा। इस सरकार को सबसे बड़ा डेंट किसान से आना है क्योंकि किसान अगली फसल काश्त करने के काबिल नहीं रहा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा छोटा किसान। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जामी साहब, आपका शुक्रिया। मैं जरा पीजे मीर साहब से तबसरा लेके हसन अयूब साहब की तरफ आऊंगा। पीजे मीर साहब, ये हमारा मसला बन चुका है, अब मतलब अलमिया बन चुका है, कभी गंदम होती नहीं है क्योंकि हम मिसमैनेजमेंट बुनियादी तौर पे मसला है। ये गंदम के साथ भी, ये गन्ने के साथ भी, किस फसल के साथ नहीं है सर? हो क्या रहा है सर? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है किसी के ऊपर। आपने गन्ने की बात की है, ये गन्ना जब आता है इसकी कटौती होती है, ये ट्रॉले बार खड़े होते हैं और वो वेट करते हैं कि जब ये सुकड़ रहा होता है और उसको मिनिमल प्राइसेस देते हैं। एंड बाय द टाइम दे गिव देम द मनी, वो सिर्फ गन्ना ही उगा सकते हैं और आपका ये वीट नहीं उगा सकते, गन्ना नहीं उगा सकते क्योंकि उनके पास पैसे कोई नहीं है। बिल्कुल, हम कहते हैं 85% एग्रीकल्चर, लेकिन आप एग्रीकल्चरिस्ट को देते क्या है आप ये मुझे बताएं ना।
नारे तो बड़े लगाते हैं कि जी हम एग्रीकल्चरल एक मुल्क है, ये मुल्क है, हम किसान का कोई ख्याल नहीं करते, कोई ख्याल नहीं करते। रहीम यार खान चले जाए, सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग इतनी है कि आप खड़े हो जाएं जाके आपका पैर अंदर चला जाता है। चले जाएं बाहर रहीम यार खान को, आपको पता चल जाएगा ये क्या क्या करते हैं। ये सब नारे हैं। फिर उसके बाद गंदम, बिल्कुल सही अजमल ने बात की है, बेड़ा गर्क हो गया। ये जो बारिशें पड़ी हैं, बेचारा ठीक ठाक क्रॉप खराब हुआ है इसके अंदर, कटौती के अंदर भी। द क्वेश्चन इज गवर्नमेंट शुड बी सब्सिडाइजिंग एंड लुकिंग आफ्टर देम। क्या इन्होंने वहां सब्सिडाइजिंग की है कि इनको लेटेस्ट इक्विपमेंट ला के दें? क्या इन्होंने बताया थ्रैशर्स लेके आए, हार्वेस्टर्स लेके आए, और दूसरे आपको जो ट्रैक्टर्स हैं, कॉम्बाइंस हैं, ये लेके आए? किया है? कुछ भी नहीं, नथिंग। बातें, सब बातें हम करते हैं और एट द एंड ऑफ द डे वी डोंट डू एनीथिंग। मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी आएंगे फ्लड्स, इन्होंने कोई रिजर्वायर्स बनाए, फिर ये मांगना शुरू कर देंगे, लोगों की इमदाद आनी शुरू होगी। और रिजर्वायर्स बनाना शुरू कर दो, जो कि पूरी दुनिया में होता है। आपका एक तो वाटर कंटेनमेंट हो जाती है, वाटर लेवल राइज हो जाता है, और आपको वो पानी बुरे वक्त के लिए काम भी आता है। ये सारा पानी रोड़ के आप समुद्र में फेंक देते हैं, और आपको फिक्र पड़ी है मैंग्रोव्स की, और मैंग्रोव्स को मारो गोली, इंसान की फिक्र करो। इंसान ने जिंदा रहना है, मैंग्रोव्स नहीं। इसकी कोई किसी को परवाह नहीं है। मैंग्रोव्स लगे हुए हैं, हम सोचते नहीं है, हमारी बड़ी छोटी सोच है। मीर साहब, मैं हसन अयूब साहब से जरा कंक्लूड करा लूं। वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस ले लिया है सर, नोटिस लेके रख दिया है, कुछ होगा नहीं होगा, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बन सकेगी? अब तो 5 साल 2/3 अक्सरियत, तो पता नहीं क्या क्या है हुकूमत के पास। हसन अयूब साहब 1 मिनट है, अगर कंक्लूड कर देना जल्दी से आप। देखिए, बातें अजमल जामी साहब की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि अब आइंदा की जो फसल काश्त करने के लिए इनको किसान को लोन देना होगा बगैर सूद के, ताकि वो अपनी आइंदा की फसल काश्त कर सके। गंदम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि गन्ने का जो बीज होता है वो 3 साल तक चलता है। यानी वो एक फसल, दूसरी फसल, तीसरी फसल जब उठाते हैं तो चौथी मरतबा आप उसके ऊपर ही जाती है, आप उसको फिर दोबारा जो है वो उसको काश्त करना होता है गन्ने की फसल को। तो बुनियादी तौर के ऊपर आपकी SIFC भी है, और उस लिहाज से अगर आपने GCC ममालिक के साथ कोई आपका एग्रीमेंट हो गया, और उसके बाद आपकी जो गंदम की जो परचेज है वो इंश्योर हो जाए, इस किस्म का मैकेनिज्म बनाया जाए। इस साल जो होना था, इस मौजूदा हुकूमत के ऊपर इल्जाम हम आयद नहीं कर सकते, क्योंकि जो कुछ किया धरा है वो केयर टेकर्स का है। अब वो केयर टेकर्स ने क्यों करके किया, मिनिस्टर कॉमर्स को पकड़ा जाए और उनसे पूछा जाए, और इवन के पंजाब के जो चीफ सेक्रेटरीज आज भी मौजूद हैं उनसे भी ये सवाल किया जाए। चले चीफ मिनिस्टर तो जा चुके हैं, जो सूबों के चीफ सेक्रेटरीज हैं उनसे पूछा जाए कि आपने भी अपनी जो है वो डिमांड क्यों लिखी, जब आपको मालूम था कि अप्रैल मई के अंदर नई फसल आनी है, और नई फसल आनी है, और आपको मालूम है कि कितने एक बिल्कुल आखिरी चंद सेकंड में मुझे बता दें कि कोई कमीशन वमीशन बनेगा, कोई तहकीकात होंगी, या बस ऐसे ही नोटिस लेके? देखिए, अब तहकीकात हों और उनके खिलाफ कार्रवाई करें, यकीन करें, लेकिन बुनियादी तौर पर जो किसान है इस टाइम, बिलखुसूस पंजाब का, उसकी जो है वो जो इस टाइम मुश्किल सूरत हाल है, इसके मदावा करने के लिए उनको पैसा दिया जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सोल्यूशन कोई ना कोई निकालना होगा, हुकूमत को निकालना होगा। पीजे मीर साहब आपका शुक्रिया, अजमल जामी साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।